तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान में जो आपकी रसायन विज्ञान है उसके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री उसके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इनमें जो हमारे जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड या फिर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में। बचा हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? तो इसमें ये पाया जाता है टमाटर में। और जो लैक्टिक एसिड है ये पाया जाता है दही में। बढ़ते हैं अपने अगले। देखिए वही लिखा हुआ है लैक्टिक ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में और लैक्टिक एसिड है ये दही में पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 17 है। एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। ए इनवर्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चलिए इसका आंसर दीजिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ए है, ए हो बी हो सी हो कुछ भी हो, जब वो क्या करेगा कुछ लेगा, जब वो क्या करेगा कुछ लेगा, लेता कौन है? गरीब लोग। तो जब भी किसी के पास कुछ नहीं तभी वो लेगा जाके, यानी जब उसके पास नहीं है तो वो लेगा, जब वो लेगा यानी उसके पास नहीं है और नहीं है यानी वो माइनस है। तो जब सबसे सिंपल तरीका आपको याद ये याद रखना है कि जैसे ए है, अब ये ए पर माइनस कब लगेगा? जब कोई भी ए है वो क्या करेगा कुछ लेगा तो माइनस लग जाएगा, और जब वो क्या करेगा कुछ देगा तो प्लस लग जाएगा। ए है, ए कुछ लेगा माइनस लग जाएगा, कुछ देगा प्लस लग जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ भी लेगा माइनस लगेगा, कुछ भी देगा प्लस लगेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 17 है। ए माइनस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? अब हमने क्या बताया था? ए क्या करेगा जब भी कुछ लेगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसने क्या किया कुछ लिया है यानी 17 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो 17 एक 18 हो गए। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ कि एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 19 है। ए प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने क्या बताया था? जब भी कोई भी कुछ लेगा तो माइनस लगेगा, कुछ देगा तो प्लस लगेगा। इसमें क्या लगा? प्लस लगा, यानी इसने क्या किया कुछ दिया है। तो देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 19 थे, कितने बचे? 18 बचे। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है? बताइए। एक पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है? तो क्या है हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति? हाइड्रोजन कौन देता है? तो हाइड्रोजन देता है अम्ल। जिस ये और क्या देता है? एच पॉजिटिव आयन देता है, ध्यान रखना है। अम्ल क्या देता है? हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति देता है, और इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं, यानी एच पॉजिटिव देने की प्रवृत्ति रखता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन था, सॉरी अम्ल था वो क्या करता है? हाइड्रोजन यानी एच पॉजिटिव देने की प्रवृत्ति रखता है। वहीं पे जो क्षार है वो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड यानी ओ एच निगेटिव देने की प्रवृत्ति रखता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? किरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को किरोसिन कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो उसका नाम है सोडियम। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सोडियम, ये पूछा जाता है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो जो सोडियम है वो सबसे मुलायम धातु है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो कौन सी है? सोडियम है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि किसे डुबोकर रखते हैं, तो सोडियम को डुबोकर रखते हैं। तो सोडियम तो इसमें दो ऑप्शन में है, ए बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्योंकि यह कम क्रियाशील होती है, सोडियम क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है। चलिए बताइए। देखिए सोडियम क्योंकि यह कम क्रियाशील होती है, अगर सोडियम कम क्रियाशील होती है तो इसे मिट्टी के तेल में डुबाते ही क्यों? सोडियम क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है। हाँ ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम को डुबोते हैं क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है, क्रिया करने लगती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो देते हैं, इसलिए ये क्रिया नहीं कर पाती। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कहलाती है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, इनमें से दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सर जी ने एक बात बताई थी कि ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? बाहर निकलना हुआ। अब देखिए ऑप्शन बी में है ऊष्मा छेपी, हम लोग छेकते हैं। छेकते हैं कैसे करते हैं? आज छी करते हैं, और फिर क्या होता है? हमारी नाक निकलती है। तो ऊष्मा छेपी जब हम क्या करते हैं? छेकते हैं, इसमें क्या आ गई? छेपी, यानी आज छी, छेपी आ गई। तो ऊष्मा छेपी जब हमने छेका तो हमारी क्या निकली? नाक निकली। निकलने का मतलब हुआ उत्सर्जन हुआ। बस इसी से आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा छेपी यानी आज छी, क्या हमने हमारी क्या हुई? ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यानी कि ऊर्जा निकली। बस इतना आपको ध्यान रखना है।
अब क्यों रखना है? क्योंकि इसी का सेम का एक दूसरा क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उत्सर्जन की जगह पे अब क्या हो जाएगा? अवशोषण होता है, कहलाती है। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना होता है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, अवशोषण का मतलब हुआ सोखना, और शोषी का मतलब कभी क्या हो गया? सोखना। तो जब भी अवशोषण आ जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाए? ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगी, और उत्सर्जन है तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। बस ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए वही लिखा कोई ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया में, उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दीवारों पर सफेदी करने में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो Na2CO3 CaOCl2। देखिए जो दो है और ये तीन है, ये ऊपर जो तीन बेस में लगे हैं, दो बेस में लगे हैं, इन्हीं की तरह लगे हैं। नीचे लग नहीं रहे थे तो हमने क्या किया? ऊपर ही लिख दिया इन्हें। तो देखिए Na2CO3, ऑप्शन बी है BCaOCl2, ऑप्शन सी है CaCO3, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दीवारों पर सफेदी करने में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो दीवारों पर सफेदी किसके द्वारा हम लोग करते हैं? चूने से करते हैं। चूने का क्या होता है? CaCO3, CaCO3, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, इनके जो रासायनिक नाम है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए Na2CO3 क्या नाम है? धावन सोडा है। CaOCl2 इसका नाम क्या है? तो ब्रंजक चूर्ण है। CaCO3 क्या नाम है? चूना पत्थर है। अब अगर आपको चूना पत्थर देता है, आप आराम से इसका आंसर बता देते, इसलिए क्वेश्चन क्या हुआ? घुमा दिया गया। उनने क्या किया? रासायनिक सूत्र दे दिया, अब बता के दिखाओ तुम आंसर। तो आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना कहलाता है। अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, या फिर ये सभी। तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग क्यों लगती है? जब वो क्या करती है? भीगती है या फिर ऑक्सीजन के संपर्क यानी हवा के संपर्क में रहती है, तो लोहे पर जंग लगने लगती है। यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, सेम क्वेश्चन है, इनमें आप लोग गलती करते हैं। तो लोहे पर जंग लगना प्रक्रिया है। देखिए ऊपर क्या है? जंग लगना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब नीचे क्या है? प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया? संचारण प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया? संचारण प्रक्रिया है। और क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इतने से दोनों में अंतर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। पेयजल को कीटाणु रहित करने में उपयोग होता है। पेयजल को कीटाणु रहित करने में उपयोग होता है, यानी कि पानी में से कीटाणुओं को निकालने में किसका प्रयोग करते हैं? ब्रंजक चूर्ण का, कास्टिक सोडा का, फिटकरी का, या फिर चूना पत्थर का? पत्थर गल लिख गया, चूना पत्थर का। तो बताइए पेयजल को कीटाणु रहित यानी कीटाणुओं को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए फिटकरी, बहुत से लोगों ने फिटकरी को भी ऑप्शन बताया होगा, फिटकरी भी हो, लेकिन फिटकरी का काम क्या होता है? फिटकरी का काम होता है जल को शुद्ध करने में। जो व्यंजक चूर्ण था उसका काम क्या था? कीटाणु रहित बनाने में, यानी कि कीटाणु को निकालने में। और फिटकरी का काम क्या है? जल को शुद्ध करने में, यानी कि स्वच्छ करने में। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम है। बेकिंग पाउडर इसका साधारण नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। सो बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है? बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका क्या है? बेकिंग पाउडर का साधारण नाम है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है? अब आपने देखिए दुकान से 5-5 रुपए वाली या 10 वाली कोई भी नमकीन खरीदे होगे, तो उसमें जितनी नमकीन हो उससे ज़्यादा हवा भरी होती है। लेकिन आपने सोचा कि उसमें हवा जो है वो क्यों भरी होती है? चलिए बताते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ कि प्लास्टिक की थैलियों में आलू के चिप्स, इनने क्या लिए? चिप्स ले ली। तो आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो देखिए उनमें गैस किस लिए भरी जाती है? क्योंकि जो पहले हम बताते हैं कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्यों भरी जाती है। देखिए प्लास्टिक की थैलियों है, जो भी खाने पीने का पदार्थ है, अब आपने घर पे देखा होगा सब्जी रखी रहती है, रोटी रखी रहती है, वो अगर 1-2 दिन हो जाएंगे, रोटी क्या होती है? रोटी और सब्जी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि वो हमारी जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में रहती है, उससे हर समय क्रिया करती रहती है, इसलिए क्या होता है कि वो खराब होने लगती है।
अब इसीलिए इसी से खराब होने के बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उन थैलियों में पैक करते हैं और उसमें से जितनी भी ऑक्सीजन है वो सब निकाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कम क्रियाशील गैस है, ये जल्दी क्रिया नहीं करती है और करती है तो बहुत ही हल्के हल्के करती है। इसलिए जो पैकेट होते हैं उनमें जो चीज़ें हमारे लोगों की भरी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें भरी, तो वो बहुत ही लंबे समय तक रखी रहती हैं लेकिन खराब नहीं होती है। क्यों खराब नहीं होती? क्योंकि नाइट्रोजन है ये क्रिया नहीं करता है, बहुत ही हल्के हल्के क्रिया करता है और न जो सब हमारे जो खाने पीने के पदार्थ है उन्हें बचा के रखता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि यह कम क्रियाशील होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या बनता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनते हैं, आयरन क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनती है, जल तथा लवण बनते हैं। ऑप्शन डी, कोई अभिक्रिया नहीं होती। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए ये क्या है, हमारी एक क्या है, रासायनिक अपक्रिया, तो इसे तो करना पड़ेगा। बस इसका आंसर क्या होगा? देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है, अम्ल, और अम्ल में क्या होता है, एच जरूर होता है। हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन आयन देता है, यानी एच पॉजिटिव आयन देता है, तो हाइड्रोजन जरूर होगा। और हाइड्रोजन इसमें किसमें है? तो हाइड्रोजन ऑप्शन ए में है। तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनाते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे पूरे साथ में करते हुए चलेंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या हुआ? HCl हो गया। में लोहे के छीलन को डालने पर, लोहे के छीलन, लोहे को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। किससे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं। Fe हो गया, क्रिया हुई, डालने पर क्या बनता है, क्या बनेगा? देखिए Fe जो है वो Cl से क्रिया कर लेगा, क्या बन जाएगा? FeCl बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, FeCl2, और प्लस में देखिए H बच गया, H2 इधर निकल जाएगा, इसलिए क्या हुआ, हाइड्रोजन बना। साथ में क्या, आयरन क्लोराइड, आयरन यानी Fe और क्लोराइड Cl2, तो FeCl2 हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोहे के टुकड़ों को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। बताइए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? कौन सी? जब लोहे के टुकड़ों को, चलिए करके दिखाते हैं। वैसे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन है वो खुद ही बता दी गई है कि किस तरह की अभिक्रिया है। लेकिन करके देखते हैं, जब लोहे के टुकड़े को, लोहे के टुकड़ा यानी कि आयरन Fe के टुकड़े को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है। क्या हुआ? तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है, तो क्या करता है, Fe जो है ये जाता है Cu के पास और कहता है कि तुम्हारा काम खत्म, तुम निकलो यहाँ से, अब यहाँ पे हम बैठेंगे। और वो क्या करता है, Fe जो है वो SO4 के साथ बैठ जाता है और क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है। किसे विस्थापित कर दिया इसने? Cu को विस्थापित कर दिया और Cu बेचारा क्या हुआ, वो अलग हो गया, अकेला हो गया। क्या हुआ, Fe ने SO4 को, Cu को विस्थापित करके खुद बैठ गया वहां पे और Cu को अकेला कर दिया। किसे विस्थापित किया? सिर्फ और सिर्फ Cu को विस्थापित किया, एक चीज को विस्थापित किया, यानी कि ये एकल विस्थापन अपक्रिया हो गई, जिसे हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होगा गुलाबी, नीला, पीला या फिर लाल? मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग किसमें, अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? लाल होगा। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और देखिए, अम्लीय माध्यम में हमें पता चल गया कि लाल है। क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? तो क्षारीय माध्यम में पीला भी हो सकता है और नारंगी भी हो सकता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, तो खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन धातु में के बनाए जाते हैं, जस्ते के नहीं, क्योंकि बताइए क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो टीन के डिब्बों में रखी जाती हैं और जो जस्ते के डिब्बे तो उनमें नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती, चलिए बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए है, जस्ता टीन से महंगा, जस्ता टीन से महंगा होता है इसलिए। ऑप्शन बी है, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। ऑप्शन सी है, जस्ता टीन से अधिक सक्रिय है। ऑप्शन डी, जस्ता टीन से कम सक्रिय है। बताइए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे ऐसे धातु यानी टीन धातु के बनाए जाते हैं, जस्ते के नहीं, क्योंकि जो देखिए क्यों नहीं रखा जाता है, अभी हम लोग सोडियम पढ़ के आते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर उसे खुले में रख देंगे वो क्रिया कर लेगा, इसलिए उसे किसमें, मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिससे वो क्रिया नहीं कर पाए। और उसी तरह से वो क्या था, चिप्स का पैकेट था, उसमें खाने पीने की वस्तु थी, उसमें क्या रखते हैं, नाइट्रोजन में रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अगर नाइट्रोजन में रखते हैं तो वो क्रिया नहीं करती, लेकिन खुले में रख देंगे वो क्रिया कर लेगी, वो खराब हो जाएगी। इसी तरह से जो खाद्य पदार्थ है उसे अगर हम जस्ते के डिब्बे में रख देंगे तो जस्ता जो होता है वो क्रियाशील है, वो क्या कर लेगा, क्रिया कर देगा, हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जो टीन का डिब्बा है वो कम क्रियाशील होता है, इसलिए उसमें रखते हैं जिससे वो क्रिया कम करते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। तो वहीं पे देखिए,
जस्ता टीन से अधिक सक्रिय, यानी जस्ता है वो कम अधिक सक्रिय और टीन है वो कम सक्रिय, इसलिए टीन के डिब्बों में रखते हैं, जिससे वो कुछ कम सक्रिय यानी जल्दी क्रिया नहीं करता। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में कम सक्रिय धातुएं पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में, मूल अवस्था में, संयुक्त तथा मूल दोनों अवस्था में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जितने भी अभी हम क्वेश्चन करके आए, कम से कम देखिए हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिए, उसमें 6-7 ही क्वेश्चन छूटे होंगे जिनमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताया, बाकी सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपके जो 40 क्वेश्चन है वो 40 नहीं, वो पता नहीं कितने 60-70 हो सकता है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन बैठे जाके। इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो प्रकृति में कम सक्रिय धातुएं पाई जाती हैं। जो कम सक्रिय धातु हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो कम सक्रिय धातु होते हैं वो मूल अवस्था में पाई जाती हैं। कम सक्रिय धातु कैसी होती हैं? मूल अवस्था में पाई जाती हैं। और यहीं पे अगर अधिक सक्रिय धातु कह दें तो वो किसी अवस्था में होगी? सक्रिय धातु में हो, सक्रिय अवस्था में होगी। कम सक्रिय धातु यानी कम शैतानियां करती हैं तो वो कैसे? अपनी असली अवस्था में रहती हैं। और जो हमारी अधिक सक्रिय धातु होगी यानी अधिक शैतानियां करेंगे, तो शैतानी लोग कब करते हैं? जब झुंड में होते हैं, यानी संयुक्त में अवस्था में होंगे, झुंड में होंगे, तब वो अधिक सक्रिय होंगे। और जब कम क्रिया सक्रिय होंगे यानी जब वो अकेला होगा, मूल अवस्था में होगा, तब वो कम सक्रिय होगा। बस इसी को आपको ध्यान रखना है। तो हमसे कहा गया कम सक्रिय धातु हैं, तो कम सक्रिय धातु यानी कि वो मूल अवस्था में होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जब अधिक अधिक सक्रिय धातु होंगी तो वो किस अवस्था में होगी? तो वो संयुक्त अवस्था में होंगी, यानी झुंड में होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं गैंग, खनिज, मिश्र धातु या फिर अमलगम? बताइए। अयस्क के साथ अशुद्ध धातु को कहते हैं, देखिए जो हमारे क्या होता है, अशुद्ध धातु हमारी पृथ्वी से निकलती है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसे शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने पे हमारा अयस्क अलग हो जाता है, और जो गैंग होती है यानी अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो जो हमारे अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तो उसे गैंग कहते हैं। हमारे पृथ्वी से क्या गैंग निकलती है, जिसे हम जब शुद्ध करते हैं तो उससे हमारा अयस्क निकलता है। तो अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं तो उसे गैंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अयस्क सॉरी अगले क्वेश्चन को। उससे पहले एक वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमलगम। अमलगम देखिए यहाँ पे था, अमलगम क्या है? पारा और धातु को मिलाने पर हमारा अमलगम बनता है। वहीं पे जो मिश्र धातु है वो क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाए तब मिश्र धातु प्राप्त होती है। और अमलगम अमलगम में क्या होता है? एक चीज पारा होगी और दूसरी कोई भी धातु हो सकती है, तो उसे अमलगम कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निस्तापन प्रक्रिया में होता है। अब देखिए निस्तापन प्रक्रिया में होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को ठंडा किया जाता है, और या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए निस्तापन प्रक्रिया में होता है, नी का मतलब क्या हुआ? नहीं। निस्तापन प्रक्रिया में होता है, नी का मतलब नहीं। बस इसी को आपको ध्यान रखना है, नी का मतलब क्या हुआ? नहीं हुआ। बस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, नहीं नहीं का देखिए यहाँ पे भी ना था, यहाँ पे भी ना आ गया, यानी कि निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्क को वहां गर्म करेंगे जहां पे वायु नहीं होगी, वहां पे गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? निस्तापन होगा। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भर्जन। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ कि भर्जन प्रक्रिया में होता है, तो भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आप लोगों की एक नंबर उड़ा देता है। निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि निस्तापन में अयस्क हो जहाँ पे वायु नहीं है वहां पे गर्म करेंगे, और भर्जन में क्या करेंगे? जहाँ पे वायु है वहां पे अयस्क को गर्म करेंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगम किस किसी एक धातु और का मिश्रण होता है? तो मैग्नीज, मरकरी, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम? बताइए। अमलगम किसी एक धातु और का मिश्रण होता है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अमलगम किसका? धातु का और पारे के मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। लेकिन सर जी यहाँ पे तो पारा दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो मैग्नीशियम है, मरकरी है, और मैग्नीशियम है, मैग्नीज था और पोटेशियम है, तो इसमें पारा तो है ही नहीं। तो बच्चों जो हमारा पारा है उसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो चाहे मरकरी कह लो, चाहे पारा कर लो, और चाहे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, चाहे वो कह लो, सभी का मतलब एक ही है। मरकरी, पारा, Hg सभी का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे एक धातु और चाहे आपसे मरकरी कह दिया जाए, पारा कह दिया जाए, चाहे Hg, सभी का मतलब एक ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, हीरा व ग्रेफाइट दोनों, तो कार्बन का अपर रूप कौन है?
तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कार्बन का बाह्य रूप जिसमें चादर के रूप में संरचना पाई जाती है। चादर के रूप में संरचना किस में पाई जाती है, कार्बन के किस अपरूप में पाई जाती है, तो वो उसका नाम है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में चादर के रूप में संरचना पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का बाह्य रूप जो काला लेड के नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है उसका, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है, देखिए जो हमारी पेंसिल आप लोग बचपन में चलाते थे उसमें जो जो हमारे जो जिससे लिखते थे हम लोग कागज पे, काला काला जो भी पेंसिल के अंदर जो बीच में काला होता था, उसे हम लोग ग्रेफाइट ही कहते हैं। वो क्या है, वो एक विद्युत चालक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेफाइट वो कहता है तो वो एक विद्युत का चालक है। देखिए ग्रेफाइट ऊपर भी था और नीचे भी है। तो कार्बन का बहरूप जो काला लेड के नाम से जाना था और इसे काले लेड के नाम से भी जानते हैं किसे, ग्रेफाइट को। और ये विद्युत का चालक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है। CHO सिंगल बॉन्ड, CHO सिंगल बॉन्ड, COOH या फिर सिंगल बॉन्ड OH या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है, बताइए कौन सा प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह है। आखिरी में देखिए क्या मिला, ऑल मिल रहा है, ऑल मिल रहा है। प्रोपेनॉल आखिरी में क्या मिला, ऑल मिला। ऑल किस में होता है, अल्कोहल में, और उसमें क्या लगा होता हमारा, OH पहचान होती है। OH अगर सिंगल बॉन्ड OH होगा तो क्या वो होगा, प्रोपेन अल्कोहल होगा, यानी ऑल होगा आखिरी में, और ऑल हमारा प्रोपेनॉल में है। अगर आपको IUPAC नाम आते होंगे तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं, वरना अगर हमने इसका आंसर बता दिया तब भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनों की त्याग अथवा ग्रहण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की त्याग अथवा ग्रहण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, तो सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, ए व बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग अथवा ग्रहण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने अथवा ग्रहण करने के द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आयनिक बंध। जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर त्यागते हैं तो उसे उस बंध को क्या कहते हैं, उसे बंध को कहते हैं आयनिक बंध। और वहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। ऊपर क्या त्याग अथवा ग्रहण द्वारा बना बंध था, यहाँ पे क्या था, साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। तो जो साझेदारी करते हैं तो वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर क्या था, ऊपर था आयनिक बंध और नीचे क्या होता है, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो गलत लिख गया है, ऑप्शन बी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें, ये जो है वो गलत लिखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम है, एथेन, एथीन, एथाइन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या है, तो एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम है एथाइन, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आयुर्वेदिक नाम से पूछा गया और आयुर्वेदिक नाम से 2 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो इससे ज्यादा का भी आ जाता है। तो आयुर्वेदिक नाम भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आते हैं तभी आप इन्हें भी कर सकते हैं, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जो अम्ल होता है वो एक उदासीन होता है। अम्ल कैसा, सॉरी अम्ल कह रहे, जल कैसा होता है, जल उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब देखिए कहाँ, इसलिए ये कहाँ पे होता है, 7 नंबर पे जल पाया जाता है। अब अगर हम 7 से जितना नीचे जाएंगे उतना ही अम्ल बनता चला जाएगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे, क्षारीय है, क्षारीय कहाँ से होगा, 7 से 14 तक। जितना हम 7 से ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही क्षारीय माध्यम बढ़ता चलेगा, और 7 से जितना हम नीचे बढ़ते जाएंगे, 7 से नीचे 0 तक जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा अम्लीय माध्यम बढ़ता चला जाएगा। इसमें भी एक गलती हो गई कि हमारा 0,7 गलत लिख गया। 0,7 क्या है, अम्लीय माध्यम है, और क्षारीय क्या है, 7 से 14 तक जो है वो क्षारीय माध्यम है। ध्यान रखना, और 7 जो है वो उदासीन है, इसमें ना तो अम्ल है ना क्षार है, बस आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। अब देखिए सजातीय श्रेणी कैसी होती है, आपको बता दें कि सजातीय श्रेणी जिसमें आपको CH2 का अंतर दिख जाए वही हमारी सजातीय श्रेणी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, CH2 जिसमें आपको CH2 का अंतर दिख गया वही हमारी सजातीय श्रेणी हो गई। अब देखिए सी यहाँ पे हमारे कितने थे, पहला ऑप्शन लेते इसमें देखिए, सी हमारे शुरुआत में कितने थे, 2 थे हमारे, आगे क्या हुआ, एक सी हमारा रह गया, हमारा क्या हुआ, एक सी कम हो गया। एच कितने थे, 4 थे, और आगे भी एच कितने थे, 4 ही हैं। H2 का अंतर तो हुआ नहीं इसमें, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने ऑप्शन बी के ओर।
देखिए हमारे क्या CH2 का अंतर चाहिए, एक C का अंतर और H का 2 का अंतर। देखिए C हमारे कितनी थी, एक, कितनी हो गई 2, यानी C हमारा कितना, एक का अंतर हम लोगों को मिल गया। H कितने थे हमारे, 4 थे, कितने हो गए, 6 हो गए। H का भी हमारा 2 का अंतर मिल गया, यानी CH2 का अंतर हम लोगों को मिल गया। ऑप्शन बी हम लोगों को राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें CH2 का अंतर है, यही हमारी सजातीय श्रेणी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल पे अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है फिना 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 फिनालेफ्थीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है। फिनालेफ्थीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है। तो जो फिनालेफ्थीन है वो अम्लीय माध्यम में, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है अम्लीय माध्यम में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। बताइए किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए नींबू के रस का, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा का, ऑप्शन सी सिरके का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपसे बहुत से, इसका ऑप्शन बहुत से अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत से लोग गलत करेंगे। बहुत से लोग कहाँ जाएंगे, नींबू के रस पे जाएंगे, क्योंकि नींबू रस है एसिडिटी को कम करने का कार्य करता है। तो बहुत से ऑप्शन लोग कहाँ जाएंगे, नींबू के रस पे जाएंगे। बहुत से लोग कहाँ जाएंगे, सिरके पे जाएंगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है। किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। एसिडिटी को कम करने के लिए किसका ऑप्शन किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, यानी अम्लीय वर्षा होती है ये क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन बी है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन सी है। मीथेन का उत्सर्जन, या फिर डी ऑक्सीजन का उत्सर्जन। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। वैसे बहुत होंगे, लेकिन हमें इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। तो Na2CO3, HCl, NaCl, या फिर CaCl2, बताइए। आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग इनमें से होता है। तो Na2CO3 का प्रयोग होता है। इसमें वही है जो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो जो बेस में लगा है, उसी तरह से यहाँ पे भी जो दो है वो बेस में लगा है, तीन है वो बेस में लगा है। लेकिन नहीं लग रहा था तो हमने क्या किया, ऊपर ही लिख दिया। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2CO3, अभी ही देखिए हम ऊपर ही पढ़ के आए, आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग करते हैं, Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अब इसी से क्वेश्चन हुआ कि Na2CO3 का प्रचलित नाम है, यानी इसका नाम पूछा गया हमसे, तो इसका नाम क्या है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है, क्या नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, या फिर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम है, तो इसका नाम है धावन सोडा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। धावन सोडा का प्रयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। जब भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो कौन सी प्रवृत्ति होगी, यानी क्या होगा, तब वो क्या होगा, वो अपचयन होगा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती, क्या कहलाती, तो वो अपचयन कहलाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऊपर हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। नीचे जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो आप क्या कीजिए, इस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण यानी कि उदासीन, जिसमें ना तो अम्ल हो ना क्षार हो। अभी हमने शुरू में ही बताया था कि जो जल है वो कैसा है, वो एक उदासीन है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए, जल उदासीन क्यों है, क्योंकि उसमें ना तो जल है, ना तो उसमें अम्ल है, और ना ही उसमें क्षार है। तो उदासीन अपक्रिया कहलाती, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जल और अम्ल और जलीय लवण में, ऑप्शन बी है क्षार और क्षारीय लवण में, ऑप्शन सी अम्ल और क्षार में, या फिर डी अम्ल और जल में। तो जो जल, अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार की जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया वो कहलाती है। इसमें क्या बनता है, जल बनता है और हमारा लवण बनता है, लवण और जल बनता है जब हम लोग अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, एक हमारा लवण बनता है, क्या लवण बनता है, और दूसरा हमारा जल बनता है, यानी H2O बनता है। दो चीजें बनती हैं अम्ल और क्षार की क्रिया बनाने पर, लवण और जल बनता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, क्या होती है, अम्ल और क्षार में,
अम्ल और क्षार में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या होता रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर क्या होता है, उद्देश्य होता है। रासायनिक समीकरण को अगर हम लोग संतुलित करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाना, अभिकारकों की मात्रा बढ़ाना, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त करना। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी द्रव्यमान संरक्षण से जुड़ा हुआ है। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संतुलन का नियम किसके द्वारा बताया गया है? यानी कि द्रव्यमान संतुलन का जो नियम है वो किसके द्वारा बताया गया? तो न्यूटन, लेवोसिया, ऑप्शन सी है मेंडलीव या फिर डी डाल्टन। बताइए, द्रव्यमान संतुलन का नियम किसके द्वारा बताया गया है? तो लिवोसिए द्वारा बताया गया। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन देखिए, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइस, PbSO4 या फिर डी PbSO4 का होल ट्वाइस। बताइए, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और इसका चलिए हमें तो आंसर बताना है। तो इसका लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbSO4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे जो 40 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।